अब ये ना देखो कि इतना टाइम मैं पढ़ रहा हूँ, ये देखो कितना टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ। आज इस वीडियो में पढ़ने वाले वेपर प्रेशर के बारे में, राउल्स लॉ के बारे में, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आप मुन्ना भैया नहीं हैं मिर्ज़ापुर के, ठीक है? तो कहते हैं उड़ जाता है, अरे उड़ता नहीं है, वो वोलेटाइल होते हैं राउल, ठीक है? अब इसी चीज़ को आगे जाके ये हमें पता करना है कि टोटल प्रेशर ये दोनों कंपोनेंट। हेलो चैम्पियंस, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं हूं अनुराग तिवारी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एलिमेंटिफाइड केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर के आए सोल्यूशन का 4th पार्ट, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर के बारे में। राउल्स लॉ क्या है, जो कि मैं पहले से बोलते आ रहा था कि राउल्स लॉ पढ़ने वाले हैं, राउल्स लॉ पढ़ने वाले हैं। आज राउल्स लॉ भी पढ़ेंगे और उसके साथ साथ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन और उसके साथ साथ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में स्टार्ट करूँगा और आगे की चीज़ें एबनॉर्मल मासेस उसके बाद बच जाएगा, वो मैं ख़त्म करूँगा। और जल्दी से जल्दी 2-3 वीडियो के बाद हम फिर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थोड़ा सा डिले हो गया इस वीडियो को बनाने में, एक्चुअली थोड़े से हेक्टिक शेड्यूल की वजह से मैं चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहा था, इसलिए थोड़ा डिले हो गया। बट अब आपके लिए मैं परमानेंट सोल्यूशन लेके आया हूँ। जल्दी से जल्दी अब हम नेक्स्ट चैप्टर्स पे पढ़ेंगे और धीरे धीरे करके मैं जैसे ही ये फिज़िकल केमिस्ट्री का पार्ट ख़त्म होता है तो वैसे ही मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ पार्ट्स पढ़ाऊँगा, कुछ चैप्टर्स आपको कवर करूँगा। उसके बाद जब एक सेटलमेंट हो जाएगा आपके सारे, क्योंकि भाई 12th है, रिस्क नहीं ले सकते। और मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जितनी भी चीज़ें हैं 12th से रिलेटेड, उन सभी चीज़ों को जो आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो सकते हैं, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, ठीक है, वो डाउट्स अगर वहाँ पे नहीं क्लियर हो रहे हैं तो मैं क्लियर कर दूँ उस चीज़ को, ठीक है? क्योंकि देखो अभी यहाँ पे आपको डाउट्स रखने ही नहीं है। चैप्टर अगर पढ़ रहे हो तो पूरा कंप्लीट उसका पढ़ो, ठीक है? हर एक डाउट को क्लियर करते चलो, ठीक है? वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर फर्स्ट प्रायोरिटी में ये रख रहे हो कि चैप्टर ख़त्म हो जाए, एनी हाउ ख़त्म हो जाए, तो आप बहुत गलत कर रहे हो अपने साथ, ठीक है? वो नहीं करना है, ठीक? आपको डाउट्स क्लियर करते चलने हैं। चीज़ों को जब क्लियर करते चलोगे तब जाके आपका एक चैप्टर तैयार होगा। फिर रिवीजन्स आपके पास, रिवीजन के लिए फिर टाइम चाहिए होगा लास्ट में, ठीक है? क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स के जस्ट पहले आपको रिवीजन करना ही करना है, हर एक चैप्टर को प्रॉपर रिवीजन करना है। तो उस टाइम में अगर डाउट में फंसोगे ना तो फंस जाओगे और फंसे रह जाओगे। तब बस एक ही चीज़ आएगी कि रट लेते हैं, जल्दी से कर लेते हैं, कुछ भी एनी हाउ कुछ भी नंबर आ जाए। तो वो नहीं करना है, आपको अच्छा नंबर लाना है, ठीक है? अच्छे नंबर के लिए आपको करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर, अभी जितने भी प्रीवियस ईयर जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा था उनमें से अराउंड 10 to 12 बच्चे ऐसे हैं जो 95 के अराउंड उनका केमिस्ट्री में, ओनली केमिस्ट्री में 12th क्लास में CBSE बोर्ड से 95 के अराउंड नंबर आया है। तो आपको भी उस लेवल तक जाना है। मैं कह रहा हूँ 95 नहीं 99 ले आओ, ठीक है? लेकिन करना है तो करोगे कैसे? जब आप वही चीज़ें करोगे, बेसिक नीड्स को फॉलो करोगे जो मैंने कह के रखी है कि आपको पेन कॉपी लेके बैठना है, एक वीडियो को वन टाइम में ख़त्म करना है, ठीक है? एनी हाउ ख़त्म करना है। अब ये ना देखो कि इतना टाइम मैं पढ़ रहा हूँ, ये देखो कितना टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है? कि जितने ज़्यादा टॉपिक कवर करोगे उतना ज़्यादा आपकी वो कहते हैं ना कि पढ़ाई और ज़्यादा मजबूत होगी, ठीक है? समझ रहा हूँ? तो वो करते चलना है। बाकी मैं और भी वीडियोस आपको देता रहूँगा जिसमें मैं और गाइडेंस आपको दूंगा कि आप अच्छे से 12th को लाइटली ना लेते हुए चलिए, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले वेपर प्रेशर के बारे में, राउल्स लॉ के बारे में, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसके बारे में। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड। वेपर प्रेशर क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो हर एक टॉपिक को बेसिक एकदम छोटे लेवल से मैं पढ़ा रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो प्रीवियस वीडियो देख के आना है, क्योंकि बेसिक लेवल से अगर स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं ऑब्वियस सी बात है कि मैं पीछे की चीज़ों को कनेक्ट करके चलूँगा। विदाउट कनेक्शन हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। अभी यहाँ पे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है या राउल्स लॉ है, इसमें मोल फ्रैक्शन आने वाला है। मोल फ्रैक्शन आएगा तो वो मोल फ्रैक्शन मैं प्रीवियस टॉपिक से कवर करूँगा, कनेक्ट करूँगा, क्योंकि जहाँ पे हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ा है वहाँ पे जो चीज़ें बताई हैं उनसे रिलेट करेगा ही करेगा,
ठीक है, तो आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देख के आइए। बाकी स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो अभी ये सॉल्युबिलिटी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी, हेनरीज लॉ पढ़ लिया था, और हेनरीज लॉ के मैंने कहा था क्वेश्चंस लगा लीजिएगा। अगर आपने नहीं लगाए हैं, आप यानी कि लाइटली ले रहे हो चैप्टर को, लाइटली मत लीजिए, इसके क्वेश्चंस लगाइए। नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मुझे वो क्वेश्चन दीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको सॉल्व करके उन चीज़ों को दिखाऊँ, आपको समझाऊँ कि हाँ ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या करना है, यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। ठीक है, देखो मेहनत करने से होगा। ठीक है, ये कहो हवाबाजी, तो हवाबाजी से कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो। ठीक है, आप मुन्ना भैया नहीं हैं मिर्ज़ापुर के, ठीक है, समझ रहे हैं। ठीक, आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट बन के रहिए, और जो स्टूडेंट की चीज़ें हैं वो करिए, मुन्ना भैया बनने की कोशिश मत करिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वेपर प्रेशर, व्हाट इज़ वेपर प्रेशर? पहला क्वेश्चन, वेपर प्रेशर क्या होता है आप बता दो। चलिए मैं बताता हूँ। वेपर प्रेशर होता है कि सिंपली मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, तब ज़्यादा समझोगे आप। मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है यहाँ पे, ठीक है, मैं एक कंटेनर ले लिया। अब इस कंटेनर में मैंने लिक्विड फिल कर दिया है, वाटर ही ले लो, ठीक है, वाटर फिल कर दिया, और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ। तो हीट करने से क्या होगा कि ये बॉयल होगा, इसके वेपर्स बनेंगे और वेपर्स बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद मैंने क्या किया, वेपर्स बाहर निकल रहे थे, तो मैंने क्या किया, इस कंटेनर को, ठीक है, हमने ढक दिया किसी चीज़ से। ठीक है, मान लो एक प्लेट लगा दी यहाँ पे और इसको ढक दिया। अब क्या होगा, अब वेपर्स, ये जो वेपर्स हैं ये बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो ये जो जगह बची है यहीं पे ये क्या करेंगे, रहेंगे ना। ठीक है, ये कहाँ रहेंगे, इसी जगह पे ये रहेंगे। अब ये जो वेपर्स हैं ये क्या करना स्टार्ट करते हैं। अब आपने ये पढ़ा है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये लगातार मूवमेंट करते हैं क्योंकि ज़्यादा स्पेस होता है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए मूवमेंट होता रहता है। तो मूवमेंट जो होगा मॉलिक्यूल्स का, इस मूवमेंट से ये क्या करते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, और कोलिजन की वजह से ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, किस पे एक्सर्ट करेंगे भाई, कौन है यहाँ पे, तो कंटेनर है, और नीचे के साइड पे वेपर, जो जिसके वेपर्स बने हैं, जिस लिक्विड के वेपर बने हैं वो लिक्विड है, उसका सरफेस है, उस लिक्विड का सरफेस है। तो जो लिक्विड का सरफेस है उस पर वो वेपर जब आके बार बार टकरा रहा है, ठीक है, बार बार क्या हो रहा है, टकरा रहा है, तो लिक्विड के सरफेस पे जब बार बार आके वेपर्स टकरा रहे हैं तो वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, किस पे, इस लिक्विड के सरफेस पे। ठीक है, तो वेपर्स के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है किस पे, लिक्विड सरफेस पे, उसी प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, सिंपली देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स जो बने हैं, यहाँ पे वेपर्स बने थे, यही वेपर्स जो प्रेशर लगा रहे हैं नीचे की तरफ, कैसे प्रेशर लगा रहे हैं, वही कोलिजन हो रहा है। ठीक है, तो कोलाइड कर रहे हैं ना एक दूसरे से, कोलाइड करके वो नीचे भी तो टकरा रहे होंगे, सरफेस पे भी, तो सरफेस पे क्या कर रहे हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, और वो प्रेशर ही क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। भाई नाम में ही रखा है। अब आपका नाम हो मदन लाल, ठीक है, सॉरी मदन लाल तो दूसरा नाम हो गया, ठीक है, आपका हो राम प्यारे, ठीक है, तो राम प्यारे का मतलब क्या हुआ, वही नाम में, ठीक है, कि राम को प्यारे हैं आप, ठीक, समझ रहे हैं। तो वैसे ही वेपर प्रेशर, वेपर का प्रेशर, ठीक है, वेपर्स जो प्रेशर लगा रहे हैं उन्हीं को क्या कहेंगे, हम वेपर प्रेशर कहेंगे। समझ में आ गया, क्लियर हो गई। अब वेपर प्रेशर कहाँ कहाँ पे आता है, तो यहाँ पे हमें देखो, ये सोल्यूशन चैप्टर है, यहाँ पे हमें दो तरह के सोल्यूशन को पढ़ना है। सोल्यूशन कौन सा, इस वेपर प्रेशर में वेपर प्रेशर, दो तरीके के सोल्यूशन में वेपर प्रेशर हमें पढ़ना है। कौन कौन से सोल्यूशन, दोनों बाइनरी होंगे पहली चीज़, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि बाइनरी सोल्यूशन के बारे में ही पढ़ना है। तो बाइनरी सोल्यूशन, पहला सोल्यूशन होगा लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है, और दूसरा होगा, दूसरा सोल्यूशन क्या होगा, सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है कि ये जो भी लिक्विड यहाँ पे लिए जा रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, वोलेटाइल होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, वोलेटाइल,
वोलेटाइल क्या होता है आप बता दो। पता है वोलेटाइल क्या होता है? वोलेटाइल होता है जो इजीली वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाए। जो भी चीज़ें वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे आप जानते हो कि पेट्रोल को अगर हम ओपन में रख दें, पेट्रोल या डीजल, तो वो क्या करता रहता है, लोग कहते हैं उड़ जाता है। अरे उड़ता नहीं है, वो वोलेटाइल होता है। ठीक है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उसको क्या कहेंगे, साइंस की लैंग्वेज में उसको क्या कहेंगे, वो इट्स अ वोलेटाइल सब्सटेंस जो कि वेपर फेज में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाती हैं अपने वेपर फेज में, ठीक है, उनको कहते हैं वोलेटाइल। जैसे मान लीजिए पेट्रोल है, केरोसिन ऑयल ले लो, ईथर ले लो, ठीक है, ये सब वोलेटाइल होते हैं। अभी शुगर ले लीजिए, शुगर कहीं रख दीजिए तो क्या वो वेपराइज हो जाएगा? नहीं होगा, तो वो नॉन वोलेटाइल है। सॉल्ट ले लीजिए, सॉल्ट कहीं रख दीजिए, वो वेपराइज हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, जब तक कहीं रखा हुआ है तो वो वैसे पड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो वोलेटाइल नहीं है, वो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ जो भी सोल्यूशन हमें पढ़ना है, जो भी हमें लिक्विड लेना है, वो कैसा लेना है? वोलेटाइल। क्यों वोलेटाइल लेना है? क्योंकि वोलेटाइल होंगे तभी तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, और वेपर्स में कन्वर्ट होंगे तभी तो वो वेपर प्रेशर लगाएंगे। समझ में आ रही है? ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ना है। अब पहला जो सोल्यूशन हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो पढ़ने वाले हैं लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन। और लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन में ही राउल्स लॉ आता है। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा भाई, लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन में ही राउल्स लॉ आता है। ठीक है, और सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन जब आएगा तो यहाँ इस केस में आएंगे, ठीक है, हमारे आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन, वो आगे की चीज़ है। ठीक है, तो अभी हमें क्या पढ़ना है? ऐसा सोल्यूशन जिसमें लिक्विड, दोनों लिक्विड है, मतलब सोल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। ठीक है, यानी हम क्या कर रहे हैं, एक सोल्यूशन ले रहे हैं, एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में दो तरह के कंपोनेंट्स हमने फिल किए हैं। ठीक है, एक मान लो ये रेड वाली बॉल्स हैं ऐसे, और एक मैं ग्रीन बॉल्स ले रहा हूँ। ठीक है, कैसी बॉल्स हैं? ग्रीन बॉल्स ऐसे। ठीक है, ये ग्रीन बॉल्स और रेड बॉल्स का मिक्सचर है। तो ग्रीन वाली मान लो फर्स्ट कंपोनेंट और रेड वाली मान लो सेकंड कंपोनेंट। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये जो भी है, ठीक है, मान लीजिए। तो ये दोनों क्या है? वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब जो वेपर फेज में इजीली कन्वर्ट हो जाए। और हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम क्या बात करेंगे, वेपर प्रेशर की बात करेंगे, तो वहाँ कंटेनर कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए। भाई कंटेनर क्लोज रहेगा तभी तो होगा। अरे यहाँ वेपर प्रेशर लगाने कब आए? जब हमने, अगर मैं ये कंटेनर हटा दूँ, सिंपली सुनिएगा कि अगर मैं ये हटा दूँ यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा? वेपर्स तो ऊपर चले जाएंगे। जब वेपर्स ऊपर चले जाएंगे तो क्या वो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ तो याद रखिएगा कि वेपर प्रेशर वाला ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कब आएगा? जब जो भी कंटेनर है वो क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज कंटेनर में जो प्रोसेस की जा रही है तब। ठीक है, आगे बढ़े, चीज़ों को देखें। अब आते हैं राउल्स लॉ पे। अब राउल्स लॉ क्या कहता है वो चीज़ें समझेंगे। पहले मैं एक कंटेनर यहाँ पे बना देता हूँ, आपको समझाता हूँ कि राउल्स लॉ लगेगा कहाँ। ठीक है, तो हमारे पास ये राउल्ट भैया हैं, मतलब राउल्ट सर हैं। ठीक है, साइड में दिख रहे हैं ना? ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने कर दिया क्लोज। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हीट कर रहा हूँ, और इसमें दो तरह के कंपोनेंट्स हैं। एक ऐसे रेड बॉल्स, ठीक है, और दूसरी हैं ग्रीन बॉल्स। थोड़ा गले में खराश है, बस इस वजह से ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप, ठीक है, समझिएगा चीज़ों को। देखिए, ये रेड बॉल्स और ग्रीन बॉल्स ऐसे ही, अब ये वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वेपर्स में भी ये रेड और ग्रीन बॉल्स का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तभी तो वेपर्स बने हैं ना, तभी वोलेटाइल है। तो वोलेटाइल होगा तो क्या करेगा? वेपर में कन्वर्ट होगा, और वेपर में कन्वर्ट हुआ है तो ये, ठीक है, इनके वेपर्स भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तभी तो वेपर प्रेशर लगाएंगे। समझ में आ रही बात? अब मान लो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये जो रेड वाला है ये फर्स्ट कंपोनेंट है, ठीक है, ठीक, और जो ग्रीन वाला है ये सेकंड कंपोनेंट है, ठीक है, दूसरा कंपोनेंट। ठीक, अब समझिएगा बात को। राहुल सर ने क्या कहा, देखो सिंपली समझो कि जब हमने इस वोलेटाइल पूरे इस सोल्यूशन को, ये लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन, एंड बोथ लिक्विड्स आर वोलेटाइल, बोथ लिक्विड्स आर वोलेटाइल। कैसे हैं? वोलेटाइल। ठीक है,
अब ये वोलेटाइल लिक्विड्स, इनको जब हीट किया जा रहा है या ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, वेपर्स बना रहे हैं। अब वेपर्स क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट है इन जगह पे, तो ये क्या करेंगे, दोनों को वेपर्स क्या करेंगे, कुछ कुछ अमाउंट यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे। कहाँ पे प्रेशर लगाएंगे, इस लिक्विड सरफेस पे, ठीक है। तो इसी ये जो प्रेशर यहाँ पे एग्जर्ट हो रहा है, इसी के लिए राउल्ट लॉ दिया सर ने, ठीक है। अब ये राउल्स लॉ क्या कहता है, तो राउल्स लॉ कहता है कि देखिए ध्यान से देखिए, फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, ऐसा सोल्यूशन जो जिनमें दो वोलेटाइल लिक्विड्स हों, लिक्विड्स, ठीक है, द पार्शियल प्रेशर यानी किसी एक कंपोनेंट के द्वारा जो प्रेशर लगाया जा रहा है वो पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन is directly proportional to its mole fraction present in the solution, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो प्रेशर यहाँ पे एक कंपोनेंट द्वारा लगाया जा रहा है, जो भी प्रेशर, वेपर प्रेशर लगाया जा रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि उसका उस सोल्यूशन में, इस लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन में कितना मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है। जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन उतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जितना कम मोल फ्रैक्शन होगा उतना कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा। यानी उन्होंने सिंपली बोला कि जो प्रेशर होगा किसी कंपोनेंट का, मान लो फर्स्ट कंपोनेंट का, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। और जो मान लो दूसरा कंपोनेंट है, तो दूसरे कंपोनेंट के लिए भी सेम प्रोसेस है कि उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसका पार्शियल प्रेशर। अभी हम पार्शियल प्रेशर से घबराइए मत कि ये पार्शियल प्रेशर क्या होता है। पार्शियल प्रेशर का मतलब दो लोग प्रेशर लगा रहे हैं ना, तो एक का प्रेशर जो होगा, जैसे मैं हूँ और कोई एक और है, ठीक है, हम दोनों एक दीवार पर प्रेशर लगा रहे हैं, एक वॉल पे प्रेशर लगा रहे हैं, तो हम दोनों की वजह से प्रेशर लग रहा है ना, तो एक का जो प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी। तो ये डाल्टन सर ने क्या कहा कि ऐसा लिक्विड, ऐसा सोल्यूशन जिसमें दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स हों और उनका सोल्यूशन बनाया गया है, तो जो भी वेपर प्रेशर होगा किसी एक कंपोनेंट का, ठीक है, एक कंपोनेंट के द्वारा जितना प्रेशर लगाया जा रहा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के इन द सोल्यूशन में उसका कितना मोल फ्रैक्शन है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन, फिर से वही बात, मार्क माई वर्ड्स, फिर से वही बात बोल रहा हूँ कि जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन में उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर, जितना कम मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन में उतना कम प्रेशर। समझ में आ रही है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे डाल्टन सर ने बताई थी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ क्या करते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। क्या आता है, कांस्टेंट। क्या होता है वो कांस्टेंट, देखते हैं। तो P1 इज इक्वल टू आ जाएगा P1 नॉट इंटू x1, ठीक है। और ये आता है फर्स्ट इक्वेशन। अब ये P1 नॉट क्या है, तो P1 नॉट समझिएगा, P1 नॉट वो प्रेशर है, वो वेपर प्रेशर है, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, यानी कि वो केस है जब प्योर कंपोनेंट है। अभी ये सोल्यूशन की बात की जा रही है ना, अगर मैं एक ऐसा कंटेनर लेता जिसमें केवल और केवल फर्स्ट कंपोनेंट को एज अ लिक्विड रखता और वहाँ पे जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट होता, ठीक है, प्योर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट होता, वो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर यहाँ पे P1 नॉट यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पे सोल्यूशन में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे P1 नॉट इज अ वेपर प्रेशर जब वो प्योर कंपोनेंट की बात की जा रही है, ठीक है। तो यही क्या, इसी को कहते हैं राउल्स कांस्टेंट भी कहा जाता है, और यही वेपर प्रेशर है कब, प्योर फेज में, प्योर कंपोनेंट 1 का। समझ में आ रही बात, समझ में आ रहा है। ऐसे ही P2 का भी इक्वेशन क्या बनेगा, P2 इज इक्वल टू, मैं रेड से लिख देता हूँ यहाँ पे, पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो P2 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू हो जाएगा P2 इज इक्वल टू आएगा कितना, P2 नॉट इंटू x2, क्योंकि यहाँ पे भी इक्वेशन क्या बना था,
P2 is directly proportional to, according to Raoult's law, P2 is directly proportional to chi2. ठीक है, तो P2 इज इक्वल टू P2 नॉट इंटू chi2, और P2 नॉट क्या है, प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर. ठीक है, प्योर कंपोनेंट जब था तो तब का प्रेशर, वेपर प्रेशर. तो ये आपका आ जाएगा सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, क्या आ जाएगा, सेकेंड इक्वेशन. समझ में आया? यानी कि एक के द्वारा जो वेपर प्रेशर लग रहा है वो कितना है, P1 नॉट इंटू x1, और दूसरे कंपोनेंट के द्वारा जो वेपर प्रेशर लग रहा है वो कितना है, P2 नॉट इंटू x2. और ये कहाँ से आया, ये राउल्स लॉ से हमें पता चला. कहाँ से आया, राउल्स लॉ से पता चला. समझ में आ रही बात? ठीक है, यानी जो भी कंपोनेंट है, ठीक है, जो भी कंपोनेंट है वो अपने मोल फ्रैक्शन के कितना उसका सोल्यूशन में मोल फ्रैक्शन है उसके अकॉर्डिंग वो वेपर प्रेशर लगाएगा. ज़्यादा मोल फ्रैक्शन तो ज़्यादा वेपर प्रेशर लगाएगा, कम मोल फ्रैक्शन तो कम वेपर प्रेशर लगाएगा. अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, तो अगर ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा तो वो वोलेटाइल है ना, तो उसके वेपर्स ज़्यादा बनेंगे. वेपर्स ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे. इसी वजह से यहाँ पे ये बात आ रही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी की. समझ में आया? क्लियर हुई? अब इसी चीज़ को, ये जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है, इसी चीज़ को हम लेके चलते हैं और एक नया इक्वेशन बनाते हैं जो कि दिया गया था. जैसे यहाँ पे ये इक्वेशन बन गया, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1, P2 इज इक्वल टू P2 नॉट इंटू x2. P1 नॉट P2 नॉट क्या है, P1 नॉट वो वेपर प्रेशर है फर्स्ट कंपोनेंट का जो प्योर फॉर्म में देखा था. ठीक है, और P2 नॉट क्या है, प्योर कंपोनेंट में वेपर प्रेशर सेकंड कंपोनेंट का. ठीक है, प्योर फॉर्म में. ठीक, P1 क्या है, पार्शियल प्रेशर फर्स्ट कंपोनेंट का, P2 क्या है, पार्शियल प्रेशर सेकंड कंपोनेंट का. ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है. chi1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, और chi2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट इन द सोल्यूशन, इन द लिक्विड वोलेटाइल सोल्यूशन. समझ में आया? ठीक है, अब इसी चीज़ को आगे जाके ये हमें पता करना है कि टोटल प्रेशर ये दोनों कंपोनेंट्स मिलके कितना एक्सर्ट करेंगे उस लिक्विड सरफेस पे. तो वहाँ पे आ गए डाल्टन सर. कौन आ गया, डाल्टन सर. इन्होंने क्या कहा, देखिए पीछे को रिलेट करके ही चलना है. डाल्टन सर ने हमने सिंपली कहा, ये 11th क्लास का एक्चुअली में टॉपिक है. ठीक है, डाल्टन सर ने, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत है. ठीक है, 11th क्लास स्टेट्स ऑफ मैटर का ये टॉपिक है. ठीक है, 11th क्लास में 5th चैप्टर आई थिंक. ठीक है, तो स्टेट ऑफ मैटर. डाल्टन सर यहाँ पे आते हैं और अपनी चीज़ें क्या बताते हैं कि अगर अलग अलग कंपोनेंट्स के द्वारा प्रेशर लगाया जा रहा है किसी भी बॉडी पे, ठीक है, तो उसका जो सिंपल सम होगा, अलग अलग पार्शियल प्रेशर का जो सिंपल सम होगा, समेशन होगा, वो टोटल प्रेशर के बराबर होगा. यानी देखिए क्या लिखा है कि द टोटल प्रेशर, अगर हमें टोटल प्रेशर पता करना है तो पार्शियल प्रेशर कितना लगा रहे हैं अलग अलग कंपोनेंट्स, उनका सम कर दीजिए, वो किसके इक्वल हो जाएगा, उनके टोटल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे प्रेशर दो कंपोनेंट लगा रहे हैं. यहाँ पे पिछले वाले अभी सोल्यूशन देखा ना कि दो कंपोनेंट्स लगा रहे हैं, एक फर्स्ट कंपोनेंट है और ग्रीन वाला सेकंड कंपोनेंट है, और दोनों मिलके प्रेशर लगा रहे हैं. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ P टोटल निकालना चाहूँ तो अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस स्लाइड हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि P टोटल यानी PT इज इक्वल टू P1 प्लस P2. ठीक है, जो कि यहाँ पे, ठीक है, दिया हुआ है डाल्टन सर ने. भाई दो ही कंपोनेंट है तो दो ही का एडिशन करेंगे, तीन होते तो तीन का ऐड करते हैं, चार होते तो चार का ऐड करते हैं. अभी हमारे पास दो ही हैं, तो P टोटल इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास P1 की वैल्यू कितनी थी, P1 नॉट इंटू chi1 प्लस P2 की वैल्यू कितनी थी, P2 नॉट इंटू chi2. ठीक है, और यहाँ से ये आ गया क्या कि टोटल, एक्चुअल में टोटल प्रेशर कितना लगाया जा रहा है दोनों कंपोनेंट से मिला के. ठीक है, और इसको अगर हम चाहें तो और क्या कर सकते हैं, और आगे बढ़ा सकते हैं इस इक्वेशन को, और छोटा कर सकते हैं. ठीक है, तो कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है, अगर आपको मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आता है तो आप आराम से इसको कर सकते हो. ठीक है, तो क्या करेंगे, P टोटल इज इक्वल टू, अगर हम निकालना चाहें तो P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट क्या है, फिर से बताओ, P1 नॉट क्या है, P1 नॉट इज द वेपर प्रेशर इन इट्स प्योर फॉर्म.
ठीक है, प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर फर्स्ट कंपोनेंट के द्वारा कितना लगाया जा रहा है लिक्विड सरफेस पे, वही है P1 नॉट। ठीक है, तो और इनटू काई1 प्लस मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, काई1 को, जो काई1 है, अच्छा मोल फ्रैक्शन आपने पढ़ा है, तो मोल फ्रैक्शन में मैंने बताया था उसी टाइम, मोल फ्रैक्शन जब पढ़ाया था प्रीवियस वीडियोस में, तो हमने बताया था कि अगर दो कंपोनेंट्स मिला के एक सोल्यूशन बन रहा है तो उनका जो मोल फ्रैक्शन होगा वो अगर ऐड किया जाए तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो यहाँ से काई1 प्लस काई2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और काई1 काई2 अगर 1 हो जा रहा है तो हम यहाँ से एक इक्वेशन निकाल सकते हैं कि काई2 इज इक्वल टू, ठीक है, काई2 इज इक्वल टू 1 माइनस काई1 लिख सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, काई1 इज इक्वल टू 1 माइनस काई2, किसकी जगह, काई1 की जगह। ठीक है, तो यहाँ पे काई1 की जगह मैं लिख दे रहा हूँ 1 माइनस काई2। ठीक, करते हैं, रुकिए, वेट अ मिनट। ठीक है, मैं दूसरा कोई भी आप रख सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जिस तरह कर रहा हूँ वैसे ही करिए, आप जैसा भी करेंगे इक्वेशन आएगा। ठीक है, और सेम आएगा, बस चीज़ें थोड़ी सी मैटर करेंगी, वो मैं आपको लास्ट में भी समझा दूंगा, क्या मैटर, क्या डिस्टर्बेंस, क्या चेंज आएगा। ठीक है, डिस्टर्बेंस कुछ नहीं आएगी। यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 माइनस काई2, ठीक है, प्लस P2 नॉट इंटू काई2। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इसको और आगे बढ़ाऊँ तो यहाँ पे आ जाएगा P1 नॉट माइनस P1 नॉट काई2 प्लस P2 नॉट इंटू काई2। ठीक है, और एक इस इक्वेशन को अगर P टोटल हम निकालें पूरा तो PT इज इक्वल टू हो जाएगा P1 नॉट, ठीक है, प्लस ब्रैकेट में यहाँ पे अगर P2 नॉट को पहले कर दें, P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू काई2 आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी यहाँ पे बन रही है। अब इसमें बताइए पूरा डिपेंडेंसी जो है P टोटल की वो किस पे आ रही है। ठीक है, डिपेंडेंसी ध्यान से देखिएगा, ये डिपेंडेंसी यहाँ पे ये जो P1 नॉट है ये तो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है भाई, क्योंकि प्योर फॉर्म में जो भी वेपर प्रेशर होगा वो तो फिक्स होगा ना किसी एक कंपोनेंट का। ठीक है, प्योर फॉर्म में जो उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होगा वो तो फिक्स होगा, वो तो वेरी करेगा नहीं, यानी P1 नॉट इज कांस्टेंट, P2 नॉट इज कांस्टेंट। और अगर इससे मैं जैसे समझाया उस तरह से, या फिर राउल्स लॉ में जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया था तब तो P1 नॉट और P2 नॉट लाया था। ठीक है, तो वहाँ से वो कांस्टेंट हो गए। मतलब ये जो P टोटल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x2 पे डिपेंड कर रहा है, काई2 पे डिपेंड कर रहा है। काई2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट। अगर आपने यहाँ पे काई2 की जगह 1 माइनस काई1 रखा होता तो यही इक्वेशन आता PT इज इक्वल टू, ठीक है, P2 नॉट, ठीक, प्लस यहाँ पे डिपेंडेंसी किस पे आ जाती, डिपेंडेंसी आ जाती काई1 पे। ठीक है, और काई1 पे आती है, यानी P टोटल जो है वो किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। समझ में आ रही बात, क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। समझ में आ रहा है, यहाँ से ये इक्वेशन बन जाता है। क्लियर हुई। तो ये चीज़ हमें क्या डिफाइन कर रही है, ये चीज़ हमें डिफाइन कर रही है कि हम कभी भी P टोटल निकाल सकते हैं, और P टोटल किस पे डिपेंड करेगा, किसी एक का मोल फ्रैक्शन अगर आपको पता है तो एक के मोल फ्रैक्शन से भी यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, P टोटल, यानी टोटल प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है जो वोलेटाइल लिक्विड सोल्यूशन के द्वारा, ठीक है, कंपोनेंट्स के द्वारा। समझ में आया, क्लियर हुई। तो ये चीज़ आ जाती है यहाँ पे, ये फाइनल इक्वेशन, ये क्या है, फाइनल इक्वेशन। समझ में आया, कोई दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये वेपर प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के द्वारा ये इक्वेशन फाइंड आउट होता है। क्लियर हो गई। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे थी। इसी इक्वेशन को फाइंड आउट करके एग्जामिनेशन में आपको दिखाना होता है। और वेपर जब राउल्स लॉ से चीज़ें पूछी जाएंगी तो राउल्स लॉ में आपको इतनी चीज़ें डिफाइन करनी है
ठीक है। P1 P2 ये डिफाइन करना है और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के उसके बाद P1 नॉट P2 नॉट के टर्म में ये इक्वेशन ले आनी है, 1 2 बनाना है और इन्हीं 1 2 के हेल्प से हम यहाँ पे, ठीक है, इस स्लाइड में यहाँ पे हमने P टोटल निकाल दिया। ये P टोटल आपको निकाल के दिखाना होगा। समझ में आया? क्लियर हुई? मोल फ्रैक्शन अगर यहाँ पे चेंजेस कैसे मैंने किए हैं तो वो नहीं, अगर आपने मोल फ्रैक्शन पढ़ा है तो आपको समझ में नहीं आएगा, अगर पढ़ा है तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो P टोटल तक चीज़ें क्लियर हो गई, किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, आगे बढ़े। ठीक है, अभी हम किसका पढ़ रहे हैं? लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन का, और वो भी वोलेटाइल, दोनों वोलेटाइल हैं। ठीक है, दोनों कैसे हैं? वोलेटाइल, यानी वोलेटाइल हो जा रहे हैं, यानी वेपर फेज में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्स लॉ। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वहाँ से बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि देखो हम ग्राफ वन साइडेड जनरली ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 साइडेड ग्राफ है और ये पूरा क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, क्या चीज़ें समझाना चाह रहा है, वो बच्चे समझ नहीं पाते। ठीक है, इसलिए मैंने इस ग्राफ को रखा है। इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इसी को लेके हम आपको आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन समझाएंगे। ठीक है, तो वहाँ समझने के लिए यहाँ समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो समझाएं। चलिए देखिए क्या है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे हमने सिंपली किया है भाई, 2 कंपोनेंट्स लिए थे। अब दोनों कंपोनेंट्स में, ठीक है, रेड ले लेता हूँ, दोनों कंपोनेंट्स में एक कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर दिया था और क्या दिया था, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1, ठीक है, और P2 इज इक्वल टू क्या था, P2 नॉट इंटू x2। ठीक है, अब देखो P1 क्या है, P1 क्या है? जब प्योर सब्सटेंस होगा, यहाँ पे देखो ये पूरा चीज़ें समझिए, यहाँ पे x1, ठीक है, ये x1 है, ठीक है, दिख रहा है, ये x1 है, ये नीचे x2 है। x1 की वैल्यू स्टार्टिंग फेज में 1 है। ठीक है, x1 की वैल्यू 1 है और x1 यानी chi1, वही chi1 उसको पढ़िए। ठीक है, मोल फ्रैक्शन है। और यहाँ पे chi2 की वैल्यू क्या है, 0 है। और लास्ट में फाइनल फेज में क्या हो रहा है, फाइनल फेज में हो रहा है कि chi1 की वैल्यू 0 हो जा रही है और chi2 की वैल्यू जो है वो 1 हो जा रही है। ठीक है, और यहाँ से जो भी प्रोसेस है ये इधर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो क्या चीज़ें हैं, कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझिए पहले। यहाँ पे chi1 1 इज इक्वल टू 1 और chi2 इज इक्वल टू 0 होने का मतलब ये है कि यहाँ पे chi1 जो है वो यानी फर्स्ट कंपोनेंट प्योर फॉर्म में है, अभी उसमें कोई भी सेकंड कंपोनेंट का कोई थोड़ा सा भी मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट नहीं है, तो प्योर फॉर्म में है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे इस प्योर फॉर्म में chi1 इज इक्वल टू 1 पे जो पार्शियल प्रेशर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है P1 नॉट। कितना दिया है, P1 नॉट, जो कि हम अभी समझा के आए हैं कि जब प्योर सब्सटेंस होगा तो उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा, जो प्रेशर वेपर प्रेशर होगा वो P1 नॉट होगा। ठीक है, और यहाँ लास्ट में देखिए कि यहाँ पे जब फर्स्ट कंपोनेंट पूरा कंप्लीट ख़त्म हो जा रहा है तो सेकंड कंपोनेंट पूरा बचा हुआ है। अब सेकंड कंपोनेंट 1 है, यानी प्योर फॉर्म में है सेकंड कंपोनेंट, और प्योर फॉर्म में है तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो कितना है, यहाँ पे दिया है P2 नॉट। ठीक है, अब प्रोसेस कैसे हो रही है, हम दोनों को मिलाना स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे प्रेशर क्या हो रहा है, P टोटल हम निकाल रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, इधर से इधर आते टाइम क्या हो रहा है, आते टाइम ये हो रहा है कि x1 यानी chi1 जो है, chi1 वो डिक्रीज कर रहा है और chi2 जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए, देखो chi1 इंक्रीज कर रहा है यानी फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो घट रहे हैं, फर्स्ट जो कंपोनेंट है उनके मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, घट रहे हैं, और सेकंड कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए देखिए कि फर्स्ट कंपोनेंट का जो प्रेशर है वो पहले पीक पे है, अपने पीक पे है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप इधर आ रहे हो उस कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो कम होते जा रहा है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है। अभी आप राउल्स लॉ पढ़ के आए हो कि मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके वेपर प्रेशर के। तो मोल फ्रैक्शन जब इधर आते हुए मैंने क्या बताया कि डिक्रीज हो रहा है, तो मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होगा तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा, समझ रहे हैं। ठीक है, राउल्स लॉ। और ये क्या कर रहा है, सेकंड कंपोनेंट इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है तो ये भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। समझ में आ रहा है,
समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये जब इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, तो यही चीज़ देखो यहाँ पे देखो कि फर्स्ट कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, यहाँ डॉटेड लाइन ये क्या बनी हुई है, देखिए ये डिक्रीज कर रहा है, लेकिन सेकंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, तो ये धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो लाइन बन रही है, ये लाइन पी टोटल को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है पी टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, समझ में, ठीक है। यही है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्स लॉ, ठीक है। ये पूरा राउल्ट लॉ को ही डिफाइन कर रहा है, ठीक है, समझ में। और इसी से रिलेट करेंगे हम आइडियल और नॉन आइडियल इक्वेशन, और वहाँ पे नॉन आइडियल सोल्यूशन, और उसको भी समझेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और जितनी भी चीज़ें हमने पीछे आपको बताई, जितने भी पीछे की स्लाइड्स में हमने आपको चीज़ें बताई, उनका आपको प्रॉपर नोट्स, वही बेसिक नीड प्रॉपर नोट्स बना लेना है, ठीक है। उसको पीरियोडिक रिवीजन का पार्ट बना लेना है, ठीक है। आगे वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी, बस आपको कंसंट्रेट होके पढ़ना है। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं हर एक चीज़ को आपको डिफाइन करके ही जाऊँगा, क्योंकि मुझे आपको 12th में वो नंबर दिलाना है जो आपकी ड्रीम है, ठीक है। अगर आप 99 सोच के रखे हो तो 99 मैं दिलाने के लिए अपना पूरा प्रयास करूँगा। आप कितना प्रयास कर रहे हो ये आपको सोचना है, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ हम लेते हैं आपसे अलविदा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ट्यून्ड रहना है, जुड़े रहना है, चीज़ें क्लियर करते चलना है। डाउट अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ओके, थैंक यू।